राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एपिसोड को लाइक कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। साया के घर से वापस आकर दुआ ने सभी को साया और सूर्य के रिश्ते में बता दी थी। सब ये जानकर खुश थे कि अब सूर्य की फाइनली शादी होगी। उसकी बात पर मीरा ने दुआ से कहा, अब जब रिश्ता तय हो गया है तो देर नहीं करना, चट मंगनी पट ब्याह होना चाहिए। उसकी बात पर दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, ऐसे ही होगा। ये सुन मीरा ने आयशा, चित्रा, पायल, महिरा, राखी की तरफ देखकर कहा, और तुम सब क्या क्या इरादा है? इस बूढ़ी माँ की ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं? ये सुनकर आयशा ने कहा, डोंट वरी माँ, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। उसका साथ देते हुए महिरा ने मीरा के गले लगते हुए कहा, मेरी प्यारी माँ, अभी आपको बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है, और रही बात शादी की तो अब सबकी शादी साथ ही होगी। क्या सबकी शादी साथ होगी? पर लड़के कहाँ हैं? मीरा ने चौंक कर सवाल किया तो पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ, लड़के भी हैं और उन लड़कों को आप अच्छे से जानती भी हैं। क्या मैं उन्हें जानती हूँ? मीरा ने चौंक कर कहा और उसकी तरफ देखते हुए आगे बोली, पर कैसे? इन दिनों तो मैं किसी बाहर वाले को नहीं मिली। तभी राखी ने कहा, माँ, आप ज़्यादा मत सोचिए, बस शौर्य भाई और दुआ की एनिवर्सरी का इंतज़ार कीजिए। तभी चित्रा ने चौंक कर कहा, एनिवर्सरी में तो अब ज़्यादा टाइम ही नहीं है, कितना सारा काम है, शॉपिंग, गेस्ट को इनवाइट करना, कितना कुछ करना है, कैसे होगा ये सब? उसे पैनिक होते देखकर दुआ ने कहा, सब हो जाएगा। ये बोलकर वो सब अपने अपने काम में लग गई। आज का पूरा दिन इन्हीं सब में बीत गया। पायल काफ़ी लेकर संभव के रूम में गई तो वह लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। वो उसके पास जाकर बैठते हुए बोली और मुस्कुराते हुए उसे कॉफ़ी देते हुए कहा, कॉफ़ी। संभव ने भी स्माइल करते हुए अपनी कॉफ़ी ले ली और वापस से काम करने लगा। तो ये देखकर पायल गला साफ करते हुए बोली, संभव, शब की शादी हो रही है, तुम शादी कब करोगे? उसकी बात सुनकर संभव ने टाइपिंग करते हाथ रुक गए। उसकी आंखों के सामने कुछ नज़ारे आने लगे, बारिश, उसमें भीगते दो लोग और फिर अचानक से दोनों का एक दूसरे के करीब आ जाना। वो अभी उन लम्हों को याद कर ही रहा था कि तभी पायल ने फिर से कहा, कुछ बोलो संभव, मैं और तुम्हारे डैडी भी चाहते हैं, तुम्हें भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, शादी करनी चाहिए। अगर तुम कहो तो मेरी एक दोस्त, उसकी एक बेटी है, मैं उसे तुम्हारी शादी की बात करूं? उसकी बात सुनकर वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आते हुए बोला, नो, मुझे अभी नहीं करनी। ये बोलकर लैपटॉप बंद करके उठ गया तो पायल उसके पीछे जाते हुए बोली, क्यों नहीं करनी? अगर तुमने कोई लड़की देख रखी है तो हमें बताओ, मैं खुद उसके पेरेंट्स से जाकर बात करूँगी। जिस पर संभव ने गुस्सा करते हुए कहा, माँ प्लीज़, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप मुझे कुछ देर के लिए अकेले रहने दें। उसकी बात सुनकर पायल ने आगे कुछ नहीं कहा और रूम से चली गई। उसके जाने के बाद संभव ने रूम को अंदर से लॉक किया और दरवाजे से टिककर खड़ा हो गया। उसकी आंखें बंद कर दरवाजे से सिर लगा लिया और सोचने लगा। उस रात जब संभव ने सांची को लिफ्ट ऑफर की थी और वो मना कर अपनी कार की तरफ चली गई तो संभव उसे जाते हुए मुस्कुरा कर देख रहा था। वो भी सबके जाने के बाद अपनी कार लेकर चला गया। सांची अपनी कार लेकर चली तो गई थी, पर अचानक से बीच रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी और वो कार से निकलती और गुस्से में कार को घूरते हुए उसके टायर पर किक कर बोली, तूने भी धोखा दे दिया। एक तो वो साया मुझे अकेले छोड़कर चली गई और अब तूने भी बीच रास्ते में मेरा साथ छोड़ दिया। तुम सब धोखेबाज हो। आई हेट यू। भाड़ में जाओ सब। अब मुझे किसी से बात नहीं करनी। सांची गुस्से में ही अपनी कार से बात की जा रही थी। उसे बहुत चिढ़ मच रही थी, जिसकी एक झलक उसके चेहरे पर बिखरे तनाव से दिख रही थी। वो लिफ्ट लेने के लिए सड़क के दोनों तरफ देखने लगी, पर उसे कोई कार आती नहीं दिखी। ये देखकर उसने फिर झुंझलाकर खुद से कहा, क्या मुसीबत है, कोई कार नहीं दिख रही, अब घर कैसे जाऊंगी? ये बोल उसने अपने फ़ोन में देखा तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क नहीं थे। ये देखकर उसने खुद से कहा, नेटवर्क भी नहीं है, अब मैं डैड को भी नहीं बुला सकती। उसने अभी ये कहा ही था कि तभी उसे कार आती दिखी। ये देखकर सांची के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो हाथ देकर उसे लिफ्ट मांगने लगी। तभी वो कार उसके पास जाकर रुकी। ये देखकर सांची ने कार की विंडो को झाँकते हुए कहा, क्या आप मुझे? ये बोलते हुए वह रुक गई और संभव को कार में बैठे देखकर बोली, आप?
उसके चेहरे पे हैरानी देखकर संभव ने स्माइल करते हुए कहा, अगर पहले ही मेरी बात मान लेती तो यूँ इस तरह मिडनाइट में सड़क पर खड़े रहना नहीं पड़ता। वेल, तुम्हारी कार भी यही चाहती है, आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप करूं, आओ बैठो। ये बोलकर अपने डोर अनलॉक किया तो सांची ने गुस्से से कहा, नो थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। यह सुनकर उसे हंसी आ गई। संभव ने हंसते हुए कहा, ओह रियली, ये सड़क अक्सर खाली रहती है, यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तुम कैसे जाओगी? उसकी बात पर सांची ने कार के खुले डोर को बंद करते हुए कहा, 11 नंबर की बस से। ये बोलकर वो पैदल ही चलने लगी। वो वहीं संभव उसकी बात पर सोचने लगा और उसके सोचते खुद से कहा, इसका क्या मतलब था 11 नंबर की बस पर? इस रोड पर तो कोई बस ही नहीं चलती। ये बोलते हुए वो सड़क पर चल रही सांची को ही देख रहा था कि तभी उसके पैरों को देखकर स्माइल करते हुए उसने कहा, शी इज सो स्मार्ट। उसने कार स्टार्ट की और धीरे धीरे ड्राइव करने लगा। सांची के पास आकर उसने विंडो से उसे देखते हुए कहा, देखो मिस मल्होत्रा, मैं किसी को लिफ्ट ऑफर नहीं करता हूँ, रास्ता सुनसान है, तुम कब तक ऐसे पैदल चलोगी? चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। यह सुनकर सांची ने फिर से भड़कते हुए कहा, मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं खुद चली जाऊंगी। और आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपको तो मुझ पर शक है ना? मैं तो आपके दुश्मन हूँ, फिर अपनी दुश्मन की मदद क्यों कर रहे हैं? आप जाइए मिस्टर, अपने घर जाइए, वरना देर हो जाएगी। उसकी बात पर संभव ने मन ही मन खुद से कहा, एटीट्यूड तो इसका नेक्स्ट लेवल है। वो उसके मना करने के बाद उसके पीछे पीछे चलता रहा और तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगा। अचानक में बिजली जोर से चमकती और सांची डर से रुक गई। ये देखकर संभव मुस्कुरा दिया। उसने कार स्टॉप की और कार के बाहर निकल गया और फिर सांची के पास जाकर उसका हाथ थाम कर कहा, चलो। तभी सांची ने अपना हाथ झटका उसे घूरते बोली, कहा ना मुझे आपके साथ नहीं जाना, फिर क्यों आप जिद कर रहे हो? ये बोलकर आगे बढ़ेगी तभी फिर से बिजली चमकी और उसके कदम रुक गए। ये देखकर संभव ने कहा, बेवकूफ़ लड़की, क्या कहा आपने मुझे? सांची पीछे पलटते बोली तो संभव ने शान से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेवकूफ़। ये सुनकर सांची तनतनाती हुई उसके पास आई और उसके सीने पे मुक्के मारते बोली, आपने मुझे बेवकूफ़ कैसे कहा? आपको पता है कि मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ? तभी संभव ने उसके दोनों हाथ पकड़े और उसके हाथों को पीछे मुड़कर कहा, अगर इंटेलिजेंट हो ना तो दिमाग से काम लो, इस समय तुम्हें कोई लिफ्ट नहीं देगा और जो देगा उसकी नीयत सही नहीं होगी। मौसम भी खराब हो रहा है, ऐसे में तुम घर नहीं कहीं और पहुँच जाओगी। और हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हें अपनी दुश्मनी पर, तुम एक लड़की हो, मैं मानता हूँ तुम्हें अपनी दुश्मन पर तुम एक लड़की हो, ये बात भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। सांची उसकी बाहों को कसमसाते हुए उसकी बात सुन रही थी कि तभी उसकी कुछ बोलने से पहले बरसात होने लगी। संभव अभी भी उसके हाथ को पीछे किए खड़ा था और वो उसकी आंखों में देख रहा था। वे दोनों ही अब बारिश में भीगने लगे थे। ठंडी हवा की वजह से सांची का शरीर कांपने लगा था। ये देखकर संभव ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। तभी एक बार फिर से जोर से बिजली चमकी और सांची डर कर उसके गले लग गई। अचानक उसके गले लगने से संभव का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो एक टक नीचे ही देखते हुए अपने अंदर उठ रहे अलग से एहसास को वो महसूस कर रहा था। सांची के दांतों के किटकिटाहट की आवाज़ जब संभव के कानों में गई तो उसने सांची को अपनी बाहों में भर लिया। उसके बाहों के घेरे में आते सांची ने खुद को उसकी बाहों में छुपा लिया। तभी संभव ने अपनी आंखों को घुमाते हुए कहा, तुम्हें ठंड लग रही है? सांची के पूछने पर धीरे से कह दिया कि तभी संभव की नज़र सांची के खुले कंधे पर गई। उसने गाउन पहना था जिसकी पतली पतली डोरियां उसके कंधे पर बंधी थी। उसने खुले गोरे कंधे पर पानी की बूंदें डायमंड की तरह चमक रही थी। तभी ना जाने उस पल संभव को क्या हुआ कि उसने सांची के गाउन की डोरी में उंगली फंसाकर उसे खोल दिया। ये महसूस करते ही सांची का दिल जोर से धड़कने लगा। अभी संभव के इस एक्शन पर वो कुछ सोच पाती और समझ पाती कि तभी उसे संभव की गर्म सांसें अपने कंधे पर फील होने लगी और जैसे ही संभव के होठों ने उसके कंधे को छुआ उसकी आंखें बंद हो गई। उसने संभव के ब्लेजर को कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और संभव उसे कंधे और नेक को अपने होठों से छूने लगा
उसके हाथ सांची को कसकर पकड़े हुए थे और धीरे धीरे मधोशी में गुम होते जा रहे थे। वो आगे बढ़ रहा था कि तभी उसने अचानक से सांची को अपनी कार से सटा दिया। सांची के हाथ जो अब स्ट्रगल करने लगे थे, उसे अपने हाथ में गिरफ्त कर उसके उन्हें भी कार से सटा दिया और खुद उसके ऊपर झुक गया। वो गहरी सांस लेते हुए उसकी आंखों में देख रहा था, जिसकी पलकें बारिश की बार बार झपक रही थी। उसके चेहरे से होते हुए उसकी नजरें सांची के सिसकते होठों पर गईं कि तभी सांची ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? तो संभव ने उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप करते हुए कहा, कुछ मत बोलो, आई वॉन्ट दिस। ये बोलते हुए उसके होठ के नीचे अपने अंगूठे से सहलाने लगा कि तभी उसे सांची के ठंडी पकड़ उसके चेहरे पर को ऊपर किया और धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छू लिया। यह महसूस करते ही सांची कांप गई। उसने संभव को और कसकर पकड़ लिया। संभव ने भी उसे अपने भाव में छुपाया और उसमें खोने लगा। वे दोनों सब कुछ भूलकर अब एक दूसरे को किस कर रहे थे। उनकी ये किस जिद, जुनून, क्रेजीनेस से भरी थी, जिसकी एक झलक संभव के हर एक एक्शन में दिख रही थी। वो उसे अपने जुनून से रूबरू करवा रहा था, तो वहीं सांची भी उसमें ही खोई हुई थी। सांची कल रात की कहानी साया को सुना रही थी। वहीं साया उनकी बात सुनकर हैरानी से मुंह खोले आंखें बड़ी उसे देख रही थी। सांची ने अपनी बात ही पूरी कर मुंह लटका लिया और साया ने उसे देखते हुए कहा, क्या तुम दोनों के बीच इतना सब कुछ हो गया एक ही रात में? पर तुम दोनों तो। तभी उसे बीच में रोकते हुए सांची ने कहा, हाँ यार, वही तो समझ नहीं आ रहा। वे तो मुझे अपना दुश्मन समझते थे, वे क्यों उन्होंने मुझे किस किया और मैंने उन्हें रोका क्यों नहीं? उसकी बात यह सुनकर साया नहीं सोचते हुए कहा, एक बात तो क्लियर हो गई, अब तुम दोनों दुश्मन नहीं रहे बल्कि कुछ और ही बन गए हो। ये बोलते हुए उसने कनखियों से उसे देखा तो सांची मुंह बनाकर बोली, साया, मुझे तंग करना बंद कर। वैसे भी कल से मेरा सर फटा जा रहा है, यह सोच सोच कर। इतना मत सोच और समय दे, क्या पता तुम्हारी ये कहानी कोई और ही नया मोड़ ले ले। साया ने कहा तो सांची ने उसकी बात पर चौंक कर कहा, कहानी हम दोनों की कुछ भी बोलती है, तू हमारी कोई कहानी नहीं है, हम सिर्फ एक दूसरे के एनिमीज हैं। यह सुन साया ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसे देखते हुए कहा, मेरी जान, अब तुम दोनों दुश्मन नहीं रहे बल्कि एक दूसरे के। बस आगे कुछ मत बोलना, मैं सुनना नहीं चाहती। सांची ने उसे बीच में रोकते हुए कहा और बात को पलटते हुए बोली, मेरी छोड़, अपनी सुना, कल रात क्या हुआ था? उसका सवाल करते ही साया को एक बार फिर से सूर्य और उसकी नज़दीकियाँ याद आने लगी। वह कुछ कहती तभी सांची का फ़ोन रिंग होने लगा। सांची ने अपना फ़ोन उठाया तो देखा फ़ोन की डिस्प्ले पर डैड नाम फ्लैश है रहा है। यह देखकर सांची ने कहा, डैड का कॉल आ रहा है, मैं 2 मिनट में उनसे बात करके आती हूँ। यह बोल वो फ़ोन लेकर साइड में चली गई और कॉल रिसीव कर शांतनु से बात करने लगी। दूसरी तरफ से शांतु की चिंता भरी आवाज़ आई, तुम कहाँ हो बेटा? तुमने आज भी की न्यूज़ देखी? साया और वह भी बोल ही रही थी कि इतने में सांची ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, डैड, अब सब ठीक है, यह न्यूज़ फेक थी और मैं अभी साया के साथ हूँ, मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। कुछ और बात करके उसने फ़ोन रख दिया और वापस से साया के पास आकर बैठ गई और उसे देखकर मुस्कुराते बोली, अब जल्दी बता, क्या हुआ था? साया उसकी बात पर लाचारी से उसे देख रही थी कि तभी साया का फ़ोन रिंग होने लगा। सांची ने उसका फ़ोन लिया और अननोन नंबर को देखकर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से क्रेडिट कार्ड वालों ने उसे क्रेडिट कार्ड ऑफर किया है। ये सुनकर सांची गुस्से से फ़ोन काटते बोली, ये लोग हमें बात नहीं करने देंगे। मैं एक काम करती हूँ, हम दोनों के ही फ़ोनों को ऑफ़ कर देती हूँ, उसके बाद हम आराम से बैठकर बात करेंगे। ये बोल उसने अपना और साया दोनों के ही फ़ोन ऑफ कर दिया और उससे बातें करने लगी। वहीं उधर सूर्य अपने रूम में था और उसे साया को उसे इग्नोर करना अच्छा नहीं लगा था। उसने सोचा था कि खुद से कहा, मैं अपने पेरेंट के साथ तुम्हारे घर गया, तुमने पापा से बात की और तुमने क्या किया, सारे टाइम मुझे इग्नोर किया। साया, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? उस रात के बाद मैं से तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकती हो? यह बोल उसने बेड साइड टेबल से अपना फ़ोन उठाया और साया का नंबर डायल किया। साया का फ़ोन बार बार ऑफ आ रहा था।
यह सोचकर उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, तुमने अपना फ़ोन ऑफ क्यों कर रखा है और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्हारी हरकतें साया मुझे गुस्सा दिला रही हैं। वो फ़ोन को देखते हुए वो फ़ोन को देखते हुए भी खुद से बात कर रही ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे से चीकू और महिका की आवाज़ सुनाई दी। उसके पीछे मुड़कर देखा तो चीकू और महिका ने एक साथ कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, अब आपकी शादी हो रही है। हमें साया बहुत पसंद है और थैंक यू सो मच, हमें इतनी प्यारी भाभी दे रहे हैं आप। वो दोनों उसके गले लग गई तो सूर्य ने भी उन्हें मुस्कुराते हुए अपने गले लगा लिया। तभी चीकू इसके अलग होकर बोली, भाई वैसे आपके और साया की कहानी कैसे शुरू हुई? तभी महिका ने भी कहा, हाँ भाई हमें बताइए ना, आप दोनों तो उस दिन इतना झगड़ रहे थे, फिर यह सब हुआ। उसकी बात सुनकर सूर्य समझ गया ये दोनों उसकी कहानी सुने बिना नहीं जाएंगी, इसलिए उसने आराम से सोफे पे बैठते हुए कहा, माँ वो ये पसंद है, माँ को वह पसंद है इसलिए मैंने हाँ कर दी। तभी वे दोनों ने उसके अगल बगल बैठते हुए कहा, साया कितनी प्यारी और मासूम है और खूबसूरत भी कितनी है, उस त्रिशा से तो लाख गुना बेहतर है साया। चीकू की बात को पूरा करते हुए महिका ने कहा, हाँ भाई साया बहुत प्यारी है। उस दिन तो पार्टी में त्रिशा ने साया को बहुत सुनाया, बस साया उसे डरी ही नहीं बल्कि उसने उसका सामना डट कर किया। इससे पता चलता वह कितनी ब्रेव भी है। पार्टी का जिक्र होते ही सूर्य को वह रात याद आ गई। वह बात को क्लियर थी कि उसने जूस में किसी ने कुछ तो मिलाया था जिससे उसे नशा भी आ गया था। बात को याद कर सूर्य ने दोनों से कहा, उस दिन साया और तृष्णा की लड़ाई किस बात पर हो रही थी? उसके पूछने पर चीकू ने सोचते हुए कहा, एग्जैक्टली तो नहीं पता भाई, क्योंकि जब हम पहुंचे थे वहाँ तो पहले से ही भिड़ी हुई लगी रही थी। हाँ भाई, और भीड़ देखकर हम लोग भी उसी ओर चले गए थे। हमें लगा वहाँ कोई सेलिब्रिटी है इसलिए लोग उन्हें घेर कर खड़े हैं, पर अंदर जाकर देखा तो वहाँ साया और त्रिशा दोनों एक दूसरे लड़ रही थी। दोनों की बात सुनकर सूर्य ने सोचते कहा, तो तुम दोनों को नहीं पता उन दोनों की लड़ाई किस बात पर हो रही थी? ये सुनकर दोनों ने नाम में सह हिला दिया। तो सूर्य ने सोचते हुए खुद से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं साया से बदला लेने के लिए त्रिशा ने ही उसके जूस में कुछ मिलवाया हो? यह सोचते हुए उसने आगे कहा, पर दूसरा वेटर भी तो आया था, कुछ तो ऐसा है जो अभी भी छुपा हुआ है। मुझे साया से इस बारे में बात करनी होगी, पर वह लड़की अपना फ़ोन ऑफ करके बैठी है। अब मैं इसे कैसे बात करूं? खुद से बात करते हुए वो बात ही कर रहा था, जाने की कोशिश कर रहा था कि वो जानना चाहता था कि उस रात उसके पार्टी के पहुंचने से पहले पार्टी में क्या हुआ था। तभी उसे फिर से कहा, और वे लोग कौन थे जो साया को पकड़ने आए थे? किसी ने तो उन्हें भेजा था, पर इस सब के पीछे कौन है? कोई साया को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है? ये सब सोचते हुए अब उसके सर में दर्द होने लगा था कि तभी उसने उठते हुए दोनों से कहा, तुम दोनों जाओ, मुझे अभी ज़रूरी काम से बाहर जाना है। उसकी बात मानकर चीकू और महिका दोनों ही उसे रूम से चली गई और वो क्लोजेट रूम की तरफ तैयार होने चला गया। वही हॉल में दुआ सबके साथ बैठी पार्टी की प्रिपरेशन कर रही थी। तभी चित्रा ने गेस्ट लिस्ट बनाते हुए दुआ से पूछा, दुआ तेरी ईशा और अक्षर से बात हुई क्या? वे दोनों आ रहे हैं ना तेरी एनिवर्सरी पर? इसके पूछने पर दुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ कल हमारी उनसे बात हुई, वो दोनों आ रहे हैं। तभी चित्रा ने भी पूछा, और अंकल और आरव? हाँ वो दोनों भी आ रहे हैं। तभी पायल ने सोते हुए कहा, और शांतनु का क्या कहना, उसे बुलाना है या नहीं? अब तो हमारे और उसके बीच में रिलेशन भी ठीक हो गए हैं और हम साथ में बिजनेस भी कर रहे हैं। तो उसकी बात सुनकर उसके पास से जा रहे संभव ने कदम रुक गए और वहाँ ना चाहते हुए भी उन लोगों की तरफ देखने लगा। दुआ ने पायल की बातों का जवाब देते हुए कहा, हाँ उन्हें इनविटेशन भेजना है। तभी आयशा ने बीच में कहा, मैंने सुना है उसकी बेटी भी है, दिखने में बहुत खूबसूरत है। ये बोलते उसने पायल की तरफ देखा तो पायल बोली, हाँ तो बुला लेते ना, हम भी देख लेंगे उसकी खूबसूरत बेटी को। वे बोल वो हंसने लगी। वहीं उसकी बात सुनकर संभव ने चाहते हुए भी फोटो को तिरछी कर धीरे से मुस्कुरा दिया और चला गया। फोटो नहीं आएगा या फोटो आएगा शायद। राखी की नज़र को संभव पर ही टिकती थी। उसने उसकी मुस्कुराहट देख ली थी। उसके जाते ही राखी ने सबसे कहा, पहले ये बताओ, ये संभव शांतनु की बेटी का जिक्र होते ही मुस्कुराने क्यों लगा?
ये सुनकर सबने उसे सवालिया नज़रों से देखने लगी तो राखी ने सबको अपनी तरफ ऐसे देखते हुए कहा, अरे मैं सच कह रही हूँ, पहले तो ये रुक गया और हमारी बातें सुनने लगा, और जैसे ही शांतनु की बेटी का जिक्र हुआ वो मुस्कुराने लगा। उसकी बात पर महिला ने पायल से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं तेरी होने वाली बहू शांतनु की बेटी हो? यह सुन पायल ने आंखें बड़ी कर उसे देखते हुए कहा, अरे शुभ शुभ बोल, मेरे पति को शांतनु से बिल्कुल नहीं पत्ती, वो तो उसे फूटी आंख नहीं भाता। तभी आयशा ने दोनों से कहा, कुछ भी बोलने से पहले श्योर हो जाकर, क्या पता जैसा हम सोच रहे हैं वो वैसा ही हो ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है, फिलहाल अगर सच जानना है तो बुला लेते हैं उसे पार्टी में। सच क्या है यह सबको पता चल जाएगा। चित्रा की बात से सबने सहमति जताई। वे लोग अभी पार्टी के लिए डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी सूर्य उन्हें बाहर जाता हुआ देखा। उसे वेल ड्रेस देखकर पायल ने उसे छेड़ते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो, हमारी बहू से मिलने? यह बोलते वो मुस्कुराने लगी। तभी सूर्य का चेहरा लाल पड़ गया। उसने बिना उसकी तरफ देखे हुए कहा, बुआ मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अच्छा इस टाइम तुम ऑफिस जा रहे हो? आयशा ने पूछा और उसके होठों पर भी शरारती मुस्कान थी। तभी महिला ने कहा, सूर्य सच सच बता दो ना, कहाँ जा रहे हो? हम तुम्हें कौन सा तुम्हारी होने वाली से मिलने से रोक रहे हैं? उस सब की बातें सुनकर सूर्य ने बेचारे से दुआ की तरफ देखा तो दुआ ने सभी से कहा, क्यों तुम सब मेरे बेटे को तंग कर रही हो, जाने दो उसे जहाँ जाना चाहता है। राखी ने भी दुआ का साथ देते हुए कहा, हाँ सूर्य तुम जाओ, तुम्हारी बुआ और मौसी दोनों ही ना तुम्हारी शादी की खुशी में कुछ ज़्यादा ही पगलाई हुई हैं। यह बोलकर मुस्कुराए तो सूर्य भी सभी को मुस्कुराते हुए देखकर चला गया। उसके जाने के बाद आयशा ने कहा, और उन चारों को क्यों, उन्हें कब बताना है? तो उसके पूछने पर महिला ने कहा, उन्हें इकट्ठे सरप्राइज और शौक देने की मिलेंगे। यह वह बोलकर हंसने लगी तो उसके साथ सभी हंस दिए। वहीं उधर त्रिशा के रूम में, उसका रूम बेडरूम कम कचरे की दुकान ज़्यादा लग रहा था। पूरे रूम में उसने तोड़फोड़ कर कबाड़ा मचाया हुआ था। उसका गुस्सा उसके बेडरूम की हालत से झलक रहा था। उसने गुस्से में अपना सिर पकड़कर खींचते हुए कहा, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी, तुम दोनों की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई है, और अब जब तुम दोनों की बेइज्जती की बारी आई तो तुम्हारे डैड ने इतनी आसानी से तुम दोनों को बचा लिया। त्रिशा बोलते हुए गुस्से से हाँफ रही थी। उसके नीचे पड़े सामान को एक लात मारी और कहा, सूर्या तुमने उस साया की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती की और साया ने भी मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम दोनों के साथ क्या करती हूँ। फिर तुम्हारे डैड तो क्या, सूर्य तुम्हारी माँ भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ सूर्य की गाड़ी आश्रम से बाहर आकर रुकी, पर इस वक्त वह आश्रम की फ्रंट नहीं बैक डोर पर अपनी कार कर टिक कर खड़ा था और साया को कॉल कर रहा था। इस बार रिंग जा रही थी पर साया उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये देखकर उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, ये लड़की कहाँ बिजी है? क्या इसे मेरी कॉल नहीं दिख रही, या ये मुझे जानबूझकर इग्नोर कर रही है? पहले कॉल ऑफ और अब बेल जा रही है तो मेरी कॉल को रिसीव नहीं करी है। वह आश्रम के अंदर साया जब अपने रूम में आई तो अपना फ़ोन रिंग होते देखकर वो टेबल के पास आई। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो सूर्य का कॉल देखकर उसने कहा, अब ये क्यों कॉल कर रहे हैं? जो चाहते हैं वो तो हो रहा है, फिर क्यों ये? वह बोल उसे खुद से कहा, क्या करूं, कॉल रिसीव करूं या नहीं? रिसीव करके देखती हूँ, शायद कुछ ज़रूरी काम हो। उसने कॉल रिसीव कर फ़ोन कान पर लगाए तो दूसरी तरफ से सूर्य की गुस्से भरी आवाज़ आई, अगर तुम 5 मिनट में बाहर नहीं आई ना तो मैं अंदर आ रहा हूँ। उसकी बात पर साया ने चौंकते हुए कहा, क्या आप हमारे घर के बाहर हैं? हाँ घर के बाहर हूँ, पर आगे नहीं, घर के पीछे हूँ, जल्दी आओ, अब नहीं तो मैं आ रहा हूँ। उसकी गुस्से भरी आवाज़ सुनकर साया ने मुंह बनाकर कहा, पर आप हमारे घर के पीछे क्यों आ रहे हैं? आप क्यों आए हैं यहाँ? तुमसे बात करनी है, बाहर आओ, नहीं तो मैं अंदर आ रहा हूँ, और आप कोई सवाल नहीं, वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। साया, उसकी बात सुनकर साया डर गई। उसने जल्दी से कॉल पर कहा, हम आ रहे हैं, प्लीज़ आप अंदर मत आइए, अभी बाबा हॉल में ही मैं हैं। सूर्य के
ओके कहा और कॉल कट करके उसके आने का इंतज़ार करने लगी। शाम ढल गई थी और हल्का हल्का अंधेरा भी हो गया था। सूर्य की नज़रें एकटक जमीन को घूर रही थी। तभी उसने कान में कदमों की आहट आई। उसने सिर ऊपर कर देखा तो साया शॉल को ओढ़े उसके पास ही आ रही थी। उसने शॉल के खुद को अच्छे से कवर कर रखा था। सूर्य उसे घूर कर देख रहा था। साया उसकी घूरती नज़रों को देख ही डर गई थी। उसने सूर्य को देखते हुए खुद से कहा, इन्हें हो क्या गया है? ये हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे अभी हमें कच्चा चबा जाएंगे। उसके पास आते ही सूर्य ने उसका हाथ पकड़ उसे कार से सटा दिया और कार पर अपने दोनों हाथ रख ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुमने अपना फ़ोन स्विच ऑफ क्यों कर रखा था? तुम जानती भी हो मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? एक साथ इतने उसके सवालों को सुनकर साया घबरा गई और डरी डरी नज़रों से उसे देखने लगी। तभी उसे चुप देखकर सूर्य के दांत पीसते हुए कहा, चुप क्यों हो तुम? अब कुछ बोलोगी भी? उसकी बात पर साया ने धीरे से कहा, पहले आप यह बताइए आपको कौन से सवाल का जवाब पहले चाहिए। इस सिचुएशन में उसकी ऐसी बात सुनकर साया उसे अजीब तरह देखते लगा। सूर्य उसे अजीब तरह से देखने लगा। फिर गहरी सांस लेकर बोला, पहले मुझे बताओ तुम्हारा फ़ोन क्यों ऑफ था? फ़ोन ऑफ हमने नहीं, सांची ने किया था। वह हमसे बात कर रही थी और बार बार कंपनी की कॉल आकर उसे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए सांची ने गुस्से में आकर अपना और हमारा दोनों का ही फ़ोन ऑफ कर दिया। साया की सफाई सुनकर सूर्य ने अगला सवाल किया, और तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रही थी? इस बात पर साया ने अपनी पलकें झुका ली और यह देखकर सूर्य ने अपने एक हाथ से उसकी ठुड्डी ऊपर करते हुए, चिन ऊपर करते हुए, चेहरा ऊपर कर उसे देखते हुए कहा, बताओ मुझे क्यों इग्नोर कर रही थी? साया ने अपनी पलकें झुकाए हुए कहा, क्योंकि हम खुद से नाराज थे। लेकिन क्यों? क्या तुम उस रात को लेकर अभी तक नाराज हो? उसके पूछने पर साया ने धीरे से अपना सिर हिला दिया तो वह देखकर सूर्य ने उसे समझाते हुए कहा, साया जो होना था हो गया। तुम क्यों उस बारे में इतना सोच रही हो? मैं हूँ तुम्हारे साथ, अब हमारी शादी होने वाली है, फिर गिल्ट किस बात का? उसकी बात पर साया ने मन ही मन खुद से कहा, हमें गिल्ट नहीं है सूर्य जी, हम दुखी हैं इस बात से कि आपके दिल में कोई और है और आप उस रात की वजह से हमसे शादी करने जा रहे हैं। हम तो उसे प्यार करते हैं आपसे, पर आपका प्यार किसी और के लिए है। हम आपकी पसंद है और आपका प्यार नहीं, और यही बात हमें बहुत बुरी लग रही है। ज़िंदगी में पहली बार कोई बात हमें इतनी चुभी है। हम आपको बता नहीं सकते हम अभी कैसा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे दिल की कोई छोटी छोटी सुई चुभो रहा हो। सूर्य जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, इसलिए हम इस शादी को मना नहीं करेंगे, पर हम इस शादी में खुश रहेंगे भी या नहीं ये हम नहीं जानते। आपकी चाहत कोई और है, या बात हमें जीने नहीं दे रही है और आपको हम मरने नहीं दे रहे। उसे खामोश देखकर सूर्य उसे अपनी भाव में भर लिया और उसके सर पर धीरे धीरे सहलाते हुए से कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है, और यह जो गिल्ट है तुम्हारे अंदर उसे अब खत्म कर दो साया। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, इसलिए अब तुम्हें हमेशा अपने पास रखूँगा। तुम हमेशा मेरी बनकर रहोगी। यह सुनते ही साया ने सूर्य से कसकर पकड़ लिया और वह धीरे से मुस्कुरा दिया। कुछ देर तक उसे अपनी भाव में भरे रहने के बाद सूर्य ने उसे खुद अलग कर उसके चेहरे पर अपने हाथों में थाम कर उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में आंसू भरे थे। यह देखकर सूर्य ने कहा, साया तुम रो क्यों रही हो? पर साया ने कुछ नहीं कहा और खामोशी से खड़ी रही। उसे अभी भी चुप देखकर सूर्य ने उसे और कुछ ना पूछते हुए उसे अपने करीब कर लिया और उसके माथे से अपना माथा जोड़ते हुए उसे कहा, प्लीज़ साया रो मत, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत तकलीफ देते हैं, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। यह बोलकर सूर्य ने साया के माथे को चूम लिया और उसे अपनी भाव में भरकर कंसोल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ चीकू अपने फ़ोन चलाते हुए जा रही थी। तभी यश ने उसका हाथ पकड़ उसके रूम में खींच लिया और अचानक ऐसे खींच जाने से चीकू डर गई और वह चीखने वाली थी कि तभी यश ने उसके मुंह पर अपना एक हाथ रख लिया और रूम को बंद कर उसे दीवार पर लगाते हुए कहा, हे लिटिल रेड मैं हूँ। चीकू ने उसे घूर कर देखा और उसके मुंह से अपना हाथ हटाकर बोली,
और मुझे अपने कमरे में क्यों लेकर आए? अगर कोई देख लेगा तो? कोई देखता है तो देखने तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, और तुम एक दिन इसी कमरे में रहोगी। यश की बात सुन पर चीकू के ने मुंह बनाकर कहा, हाँ, पर वह दिन अभी नहीं आया है। यह बोलकर जाने लगी तो यश ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, नहीं आया है तो आज जाएगा। कहो तो कल परसों ही यह दिन ले आऊं? उसकी बात पर चीकू ने आंखें बड़ी कर उसे देखा और दबी हुई आवाज में बोली, इतनी हिम्मत है आप में? अरे माँ बाप से बात में पहले सूर्य भाई से बात कर लें आप जाकर। यश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपने से रखते हुए कहा, अरे वह तो मेरा यार है, वह थोड़ी ना मना करेगा। हाँ, पर तुम्हारे खड़ूस बाप से थोड़ा डर लग रहा है। मुझे तो उसे बचपन से ही धमकी मिल चुकी है तुमसे दूर रहने की। पता नहीं जब मैं उनसे तुम्हारी बात करूँगा वही उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए और वो ऊपर ना चले जाए। उसके ये बोलते ही चीकू ने अपनी कोनी उसके पेट पर मारी और यश के मुंह से आह निकल गई। चीकू पलटकर उसे घूरते हुए बोली, क्या कहा आपने? मेरे डैड के बारे में? यश जी आपको छोड़ेंगे नहीं अगर आपने डैड के बारे में फिर से कुछ कहा तो। अरे इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? उन पर मेरा भी तो हक है। आफ्टर ऑल होने वाले ससुर जी हैं वो मेरे। वह बोलकर मुस्कुराने लगी तो चीकू उसे घूर कर देख रही थी। उसने यश के सीने पे हाथ जमा और उसे धक्का देते जाते हुए बोली, चाहिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप बहुत गंदे हैं। तभी यश ने उसे फिर से अपनी भाव में भर लिया और उसके ऊपर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मैं गंदा हूँ, पर मैंने ऐसा कौन सा काम किया है जो तुम मुझे गंदा कह रही हो? चीकू ने अपनी बात पर कुछ नहीं कहा और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। वहीं यश उसके पेट में गुदगुदी करने लगा। चीकू ना चाहते हुए भी खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं उधर रक्ष ने कमरे में महिका अपने सामने बैठी थी। रक्ष के कमरे में महिका उसके सामने बैठी थी और उसे कॉफी पीते हुए देख रही थी। रक्ष भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। रूम अंदर से बंद था, पर तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया तो दरवाजा आवाज सुनकर दोनों ही चौंक कर दरवाजा की तरफ देखा। तभी डोर पर खड़ी राखी ने कहा, रक्ष बेटा डोर ओपन करो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यह सुनकर महिका की सांस अटक गई और उसने डरते हुए रक्ष से कहा, आपकी मॉम बाहर है, अब क्या होगा? अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो हम क्या कहेंगे? उसे बोलते देखकर रक्ष ने कहा, मिही काम डाउन, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें नहीं माँ तुम्हें नहीं देखेगी, मैं कुछ करता हूँ। यह बोलकर उसने इधर उधर देखा और महिका का हाथ पकड़ उसे पर्दे के पीछे ले जाकर छुपा दिया। उसने गहरी सांस लेकर खुद से नॉर्मल किया और डोर ओपन किया। उसके डोर ओपन करते राखी दंदनाती हुई उसके कमरे में आती बोली, घर में पार्टी है, सूर्य की एंगेजमेंट भी है, कितना सारा काम है, पहले तो सारे ये पर्दे बदलवाने हैं, इन्हें धोने के लिए देना है। यह बोलकर वह बालकनी के पर्दे उतारने जाने लगी तो वहीं वह सुनसान रक्ष सुनकर रक्ष के होश उड़ गए और उसने राखी को रोकते हुए कहा, माँ आपको मेरे कमरे के पर्दे की क्यों चाहिए? मुझे ये पर्दे बहुत पसंद है, मैं नहीं चाहता कि आप इनकी जगह दूसरे पर्दे लगाएं। उसकी बात पर राखी ने उसे हैरानी से देखा और मुंह बनाते बोली, कैसी बात करो बेटा, ये कितने गंदे हो रहे हैं, उनकी जगह मैं दूसरे नए पर्दे लगा दूंगी। रक्ष ने उसकी बात को काटते हुए कहा, नहीं माँ मुझे यही पसंद है और मेरे कमरे में यही पर्दे लगाने, मुझे नहीं चाहिए दूसरे पर्दे, आप नए पर्दे किसी और के कमरे में लगाइए। ये बोलकर राखी के सामने खड़ा हो गया। राखी उसे हैरानी से देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रक्ष ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। उसे जिद करते देख राखी ने आगे कुछ नहीं कहा और चुपचाप पलटकर जाने लगी। तब की उसी नज़र मेज पर रखे 2 कॉफ़ी के मग पर गई। उसने कॉफ़ी के मग को घूर कर देखा और रक्ष की तरफ पलटते बोला, तुम्हारे साथ यहाँ और कौन है? रक्ष उसकी बात सुनकर घबरा गया और वहीं पर्दे के पीछे छुपी महिका भी उसकी बात सुनकर डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह अपने हाथों में आपस में मसलते हुए खुद से बोली, भगवान जी प्लीज़ आज बचा लेना, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं इस तरह दोबारा रक्ष जी के रूम में छुपकर नहीं आऊँगी। राखी की नज़र अब घूर घूर कर देख रही थी।
कि रक्ष उसके इस तरह देखने से नर्वस हो रहा था कि तभी उसने राखी के पास आते हुए कहा, क्या माँ, आप इस तरह मुझ पर शक कर रहे हैं? मेरे रूम में और कौन होगा? आप हैं और मैं हूँ, और थोड़ी देर पहले यश था। मैं और यश बैठकर बातें कर रहे थे। तभी राखी ने जल्दी से कहा, नहीं, मैं तुम पर शक नहीं कर रही हूँ रक्ष, मैं तो बस पूछ रही हूँ। चलो तुम अपना काम करो, मैं इन्हें किचन में रख देंगी। उसने कॉफ़ी का मग उठाया और जाने लगी। तभी उसकी नज़र कॉफ़ी के मग पर गई। उस पर लाल लिपस्टिक का निशान था। यह देखकर वह धीरे से मुस्कुराई और कनखियों से उसने रक्ष को देखा। वह अभी भी घबराया हुआ लग रहा था। वह रक्ष के पास गई और उसे कॉफ़ी का मग दिखाते हुए बोली, यश, ये क्या इसी कप में कॉफ़ी पी थी? यश ने क्या इसी कप में कॉफ़ी पी थी? उसके पूछने पर रक्ष ने बिना मग को देखे हाँ में सिर हिला दिया। तो राखी ने अपने दोनों आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, अच्छा, एक बात मुझे समझ नहीं आ रहा, यश आजकल लड़कियों वाले शौक क्यों रखने लगा है? उसकी बात पर रक्ष ने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। यह देख, उस पर रेड लिपस्टिक के निशान हैं। अब यह तो किसी लड़की के हैं या फिर यश के हैं। तो अब उसने जाहिर सी बात है ये लड़की की लिपस्टिक लगाई होगी। राखी ने उसे मग दिखाते हुए कहा तो रक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी मुट्ठी को कसकर खींच लिया। उसकी हालत देखकर राखी ने उसके माथे पर हाथ रखते कहा, तुम इतना मत सोचो, मैं इस बारे में यश से बात कर लूँगी। जाओ तुम अपना काम करो। यह बोलकर वह दबी दबी आवाज़ में हंसते हुए उसके कमरे से चली गई। रक्ष के रूम के अंदर से लॉक किया और अलसाई आवाज़ में कहा, मिही बाहर आ जाओ। उसके बुलाने पर मिही बाहर आ गई और उसे डरी सहमी नज़रों से रक्ष को देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता चल गया? उन्हें पता चल गया? शायद हाँ। वह बोलते हुए रक्ष ढीले होकर सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा। महिका भी उसके बराबर में जाकर बैठ गई और अपने दुपट्टे को हाथ में रगड़ते बोली, अब क्या होगा? रक्ष बोला, आई हैव नो आइडिया। महिका बोली, अगर वो नहीं मानी तो? रक्ष बोला, तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा और ज़बरदस्ती तुमसे शादी कर लूँगा। ये सुन महिका चौंक गई, क्या आप मुझसे ज़बरदस्ती शादी करेंगे? हाँ, अगर वह नहीं माने तो। पर अगर मान गए तो शान से तुम्हें ले जाने बारात लेकर आऊँगा। यह बोलकर मुस्कुराने लगा तो महिका भी उसे देखते हुए मुस्कुरा दी। तभी रक्ष ने उसका एक हाथ अपने हाथ पर रख लिया और उसके हाथ को अपने हाथ में सहलाते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बचपन से करता आ रहा हूँ और कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। उस दिन जब लगा कि मैं तुम्हें खो दिया, तब एक आखिरी बार एक कोशिश की और तुम्हें अपने एहसास से रूबरू करवाया। मुझे नहीं पता था तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए वही जज्बात हैं, और देखो आज हम साथ हैं। यह कहकर उसने महिका के हाथ को चूम लिया। महिका प्यार से उसे देख रही थी। तभी उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू रक्षी, मुझे इतना प्यार करने के लिए। मैं चाहती हूँ आप हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करते रहें। मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह प्यार करता रहूँगा, आई प्रॉमिस। तभी महिका उसके गले लग गई और रक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में छुपा लिया। वही उधर संभव अपने रूम में था और लैपटॉप पर उसकी उंगलियां लगातार चल रही थी। पर तभी अचानक से कोई बोर्ड पर चलती उसकी उंगलियां रुक गईं। एकाएक उसके जहन में सांची का ख्याल आया और वह फिर से उन लम्हों में याद करने लगा। सांची के होठों की ठंडक उसे अभी भी अपने होठों पर महसूस हो रही थी। यह याद कर उसने जल्दी से लैपटॉप बंद कर दिया और उठकर खड़ा हो गया और इधर उधर टहलने लगा। उसका मन ना चाहते हुए भी बार बार सांची के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा, क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों बार बार उसके बारे में सोच रहा हूँ? उस रात को कुछ भी हुआ था, उस रात को जो भी कुछ हुआ था उससे मेरी गलती नहीं थी। मौसम ठीक नहीं था, हालत ठीक नहीं थे और उसके ऊपर से उसका इतनी सेक्सी ड्रेस पहनकर मेरे सामने खड़े रहना, नहीं कर पाया मैं उसे देखकर खुद को पर कंट्रोल। तो अब क्या करूं मैं? कर दिया मैंने उसे किस, पर उसने भी तो कहाँ रेजिस्ट किया, मुझे दे रही थी, कहाँ रेजिस्ट किया, मुझे दे रही थी ना मेरे साथ। तो इसमें सिर्फ मैं कैसे गलत हुआ? वह भी गलत हुई ना। फिर क्यों मैं ही अकेले इस बार में सोच रहा हूँ, वह क्यों नहीं सोच रही? संभव एक ही बार में सब कह गया और फिर अपनी बात पर ही सोचने लगा। हो सकता है जैसे मैं इतनी उलझन में हूँ वह भी हो, क्या पता मेरी तरह वह भी सोच रही हो, पर मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहता या चाहता हूँ।
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे उसे मिलकर बात करना होगा। हाँ, मुझे उसे बात करनी होगी। नहीं, मैं खुद मिलने जाऊँगा तो वह भाव दिखाएगी। हाँ, माँ ने तो उसे इनवाइट किया है ना पार्टी में। मैं पार्टी में उससे बात करूँगा। वह बोलते उसने गहरी सांस ली और वापस से बैठकर लैपटॉप पर अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सूर्य साया को अपनी बाहों में भरकर खड़ा था और तभी साया ने उससे अलग होकर अपना चेहरा साफ किया और उसकी नाक लाल हो गई। सूर्य ने उसकी लाल नाक को देखकर कमेंट किया, तुम बिल्कुल टमाटर लग रही हो। उसकी बात पर साया उसे कोड़ने लगी। सूर्य की मुस्कुराहट उसे चिढ़ा रही थी। तभी उसने चाहते हुए कहा, अगर आप हमें तंग करने आए हैं तो हमें आपसे बात नहीं करनी, हम जा रहे हैं। सूर्य ने जब उसे टमाटर कहा तो साया ने कहा कि अगर आप हमसे बात करने नहीं आए हैं, सिर्फ तंग करने आए हैं, तो मैं जा रही हूँ। सूर्य ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे चाहती हो। साया उसकी पकड़ से आज़ाद होने की कोशिश करते हुए बोली, यह क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए हमें, कोई देख लेगा। कोई नहीं देखेगा, अंधेरा हो गया है, और अगर कोई देखेगा तो देखने दो, मैं अपनी होने वाली बीवी के साथ हूँ। उसकी बात पर साय ने चिढ़कर कहा, होने वाली हूँ, हुई नहीं हूँ, दोनों में फ़र्क होता है सूर्य जी। उसके होठों से अपना नाम सुनकर सूर्य ने कहा, तुम्हारे होठों पर मेरा नाम कितना अच्छा लगता है, मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से मैंने खुद के लिए सर सुना ना तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, और सज़ा मैं इन होठों को दूंगा। उसकी बात सुनकर साया चौंक गई और उसे लगातार खुद से छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, आप दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुमने मुझे बिगाड़ दिया है तो? साया बोली, नहीं, हम आपको नहीं बिगाड़ेंगे, आप खुद ही पहले से बिगड़े हुए हैं। सूर्य बोला, क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया है? जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो, देखो मैं क्या से क्या बन गया और क्या क्या करने लगा हूँ। तभी साय ने कहा, आप अपनी बदलती आदतों के लिए हमें दोष नहीं दे सकते, तुम्हें ही दोष दूंगा, क्योंकि तुमने ही मुझे बदला है, वरना सूर्य सिंह रायज़ादा को बदलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यह हिम्मत सिर्फ तुम में थी, और तभी तो तुम आज मेरी बाहों में हो। उसकी ज़िद, उसकी जुनून और उसकी ताकत के सामने साया हार गई थी, और वह उसे सूर्य कस के हक कर लेता है। कस के खुद से बाहों में ढीला छोड़ते हुए साया ने मुंह बनाकर कहा, प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए ना, हम अब और आपसे नहीं लड़ सकते। आप जीत गए और हम हार गए, अब प्लीज़ हमें छोड़ दीजिए। उसकी बात सूर्य मुस्कुराया, उसने साया को कंधे पर अपना सर रखते हुए कहा, अच्छा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मुझे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। सवालों का जवाब? कैसे सवाल? आप क्या जानना चाहते हैं हमसे? साया ने अपनी भौहें सुकड़ते हुए पूछा। सूर्य ने उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए ही कहा, तुम्हारी और त्रिशा की लड़ाई कैसे शुरू हुई थी? साया ने तिरछी नज़रों से उसे देखा और कहा, आप क्या जानना चाहते हैं? साया, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पार्टी में पहुँचने से पहले वहाँ क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर साया अपनी उसकी बाहों में ही घूम गई और उसे देखते हुए बोली, हम जल्दबाजी में जा रहे थे और त्रिशा से टकरा गए। उसके हाथ में पकड़ी डिंग उसके कपड़ों पर गिर गई और फिर हमारी लड़ाई शुरू हो गई। उसकी बात पर सूर्य ने सोचते हुए कहा, पर तुम जल्दीबाजी में क्यों जा रही थी? तभी साया ने उसे अभी वर्मा की धमकी देने याद आया और उसने सूर्य को देखते हुए सोचने लगी, क्या हम अभी वर्मा के बारे में सूर्य जी को बता दें? पर अभी सोच ही रही थी कि इतने में सूर्य ने उसकी बाँह पकड़कर उसे देखते हुए कहा, साया, मुझसे कुछ भी मत छुपाना, जो भी हुआ है मुझे सच सच बताओ, मैं सच जानना चाहता हूँ। साया उसकी बात सुनकर डर गई और उसकी आंखों में अब उसे गुस्सा दिख रहा था। तभी उसने सूर्या को सब सच बताने का फैसला लिया और गहरी सांस लेकर अभी वर्मा की कही एक एक बात उसे बता दी। साया की बात सुनकर सूर्य का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट गया। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद करते हुए दांत पीसकर कहा, अभी वर्मा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई साया से इतनी घिनौनी बात करने की? उसे गुस्सा होते देखकर साया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाते हुए बोली, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब तो सब ठीक है ना? हम नहीं आए
उसकी बात में और ना उसे अपने साथ कुछ करने दिया। हमने तो उसे उसकी बातों में उसके लिए उसे थप्पड़ भी मारा। इस बात पर सूर्य ने कहा, नहीं साया, उसका थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। उसकी इस हरकत पे तो मैं जान ही ले लूँगा उसकी, और उसके ही ये आदमी होंगे जो उस दिन तुम्हें लेने आए थे। उसके साथ ही थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।